हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल लीगलाइजेशन सर। सो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, यानी कि इससे रिलेटेड जो भी प्रावधान होंगे वो हम देखेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961। इसमें हम देखेंगे सभी सेक्शन कवर करेंगे। उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव भी देखेंगे कि इससे जो भी ऑब्जेक्टिव बनते हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेंगे आपके एग्ज़ाम के लिए, तो वो हम देखेंगे। उसके बाद स्टार्ट करते हैं आज का। तो फ्रेंड्स, इसमें हम क्या क्या देखेंगे, पहले ये देख लेते हैं ओवरव्यू क्या है कि दहेज के प्रावधान अन्य विधि में कहाँ कहाँ हैं। यानी कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम तो बना हुआ है, लेकिन इसके अलावा भी अगर इसके प्रावधान हैं तो वो कहाँ पर दिए गए हैं। और उसके बाद देखेंगे भारत में दहेज से संबंधित प्रथम कानून कौन सा था, यानी कि दहेज के लिए जो भारत में प्रथम कानून लाया गया था वो कौन सा था या किस राज्य ने लाया था, ये सभी चीज़ें हम देखेंगे। उसके बाद देखेंगे दहेज क्या है, यानी कि इसकी परिभाषा हम देखेंगे। दहेज प्रतिषेध अधिनियम के प्रावधान क्या है, कि इसमें कितने सेक्शन हैं, इसमें क्या क्या बोला गया है, वो हम देखेंगे। उसके बाद देखेंगे जो भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव बनेंगे इससे, यानी डाउरी से रिलेटेड, वो हम सारे कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखते हैं कि जो दहेज के प्रावधान हैं वो कहाँ पे बताया गया है, आईपीसी में। यानी कि जो आईपीसी का सेक्शन 304 बी है, यानी 304 बी, वो कब जोड़ा गया था, 19 नवंबर 1986 को। ये दहेज मृत्यु से संबंधित है, यानी दहेज के लिए अगर कोई किसी को मार देता है, कुछ किसी स्त्री को, उसके लिए प्रावधान जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था, 19 नवंबर 1986 में जोड़ा गया था। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि दहेज मृत्यु होती क्या है। तो यहाँ पे देखते हैं कि जहाँ किसी स्त्री की मृत्यु दाह या शारीरिक क्षति द्वारा की जाती है। कैसे की जाती है, दाह यानी कि किसी स्त्री को जला दिया जाता है दहेज के लिए, या कोई शारीरिक क्षति कारित कर दी जाती है दहेज लेने के लिए, या फिर उसके विवाह के 7 वर्ष के भीतर, ये इम्पोर्टेंट है, 7 वर्ष के भीतर असामान्य परिस्थितियों में, यानी कि उसकी मृत्यु होना संभावना नहीं थी, लेकिन वहाँ पे ऐसी क्रूरता की गई, हिंसा की गई, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। कब, सब विवाह के 7 वर्ष के भीतर। और यह दर्शित किया जाता है कि उसकी मृत्यु के कुछ पूर्व उसके पति या पति के नातेदारों द्वारा, यानी कि जो रिश्तेदार हैं पति के, उसके द्वारा दहेज की किसी मांग के लिए या उसके संबंध में उसके साथ क्रूरता की थी या उसे तंग किया था, वहाँ ऐसी मृत्यु को क्या कहा जाता है, वहाँ ऐसी मृत्यु को कहा जाता है दहेज मृत्यु, यानी डाउरी डेथ कहा जाता है। तो ये हो गया आपका सेक्शन 304 बी, कहाँ का, आईपीसी में, यानी भारतीय दंड संहिता 1860 की है। उसके बाद एक सेक्शन और है आईपीसी में जो 498 ए की बात आता है। उसके बाद इसमें क्या है, किसी स्त्री के पति या पति के नातेदारों द्वारा क्रूरता करना, ये 1983 में जोड़ा गया था। तो यहाँ पे क्या है कि कोई स्त्री है, उसका पति या फिर पति के नातेदार जो हैं, रिश्तेदार, वो क्या कर रहे हैं, क्रूरता कर रहे हैं, तो यहाँ पर इसका प्रावधान दिया गया है। तो ये आईपीसी में सिर्फ 2 सेक्शन है जो बात करता है दहेज से संबंधित, 304 बी और 498 ए। तो ये तो होगा दहेज के बारे में आईपीसी में। और उसके बाद देखते हैं और कहाँ पे दिया गया है। तो फ्रेंड्स, और है इसमें एविडेंस एक्ट में। एविडेंस एक्ट में कहाँ पे बताया गया है, धारा 113 बी में दहेज मृत्यु की उपधारणा करना, यानी कि जो कोर्ट है वो कैसे उपधारणा कर सकता है कि यदि विवाह के 7 वर्ष के भीतर या फिर असामान्य परिस्थितियों में उसकी मृत्यु हो जाती है, तो क्या होगा, वो दहेज मृत्यु ऐसी उपधारणा करेगा, कौन, कोर्ट करेगा। तो ये रहा आपका अन्य विधियों में उपबंध, किस में है, आईपीसी में और एविडेंस एक्ट में, ये 2 में है जहाँ पे डाउरी से रिलेटेड कुछ प्रावधान दिए गए हैं। उसके बाद हम बात करते हैं दहेज से संबंधित कुछ अन्य फैक्ट, जिसमें से हम देखेंगे पहले दहेज से संबंधित प्रथम कानून कब लागू हुआ था या कब लाया गया था।
तो सबसे पहले कहाँ पे लाया गया था? दहेज से संबंधित प्रथम कानून जो था 1939 में सिंध द्वारा लाया गया था, जिसका नाम क्या था, यानी जो एक्ट लाया गया था उसका नाम क्या था? सिंध देती लेती अधिनियम 1939। अब यहाँ पे देती लेती क्या है? मतलब कि डाउरी जो था, दहेज जो था वो दे रहे हैं, ले रहे हैं, तो उसको रोकने के लिए क्या लाया गया था? सिंध देती लेती अधिनियम 1939, जो 1939 में लाया गया था। लेकिन ये क्या हुआ कि ये असफल रहा, ये सफल नहीं हो पाया। लोग दहेज ले रहे थे, दे रहे थे, सब कुछ हो रहा था, लेकिन इस अधिनियम को कोई फर्क नहीं पड़ा। तो यहाँ पर क्या हुआ? वो असफल रहा। उसके बाद ये तो हो गया कि आज़ादी से पहले का कानून था। अब देखते हैं कि आज़ादी के बाद जो प्रथम दहेज कानून था वो कहाँ लाया गया था या किस राज्य में लाया गया था? सबसे पहले लाया गया था बिहार राज्य में। क्या होता था? बिहार राज्य में जो था बहुत दहेज प्रथा थी। दहेज प्रथा तो पूरे भारत में है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि बिहार राज्य ने सबसे पहले ये दहेज प्रतिषेध अधिनियम के बारे में कुछ सोचा और बिहार दहेज अंकुश अधिनियम 1950 लागू किया। तो ये क्या हुआ कि आज़ादी के बाद का प्रथम कानून था, किससे? दहेज से संबंधित। तो कहाँ पे लाया गया था? बिहार में। उसके बाद देखते हैं, अब देखते हैं, ये तो राज्य के स्तर पर हो गया। अब केंद्र स्तर पर सबसे पहला प्रयास कब हुआ था? तो यहाँ पर देखते हैं, जो केंद्र स्तर पर प्रथम प्रयास हुआ था 1953 में। ये एक गैर सरकारी बिल था जो 1953 में लाया गया और पास नहीं होता, यानी कि इसमें बिल लाया गया था लेकिन वो पास नहीं हुआ, एक्ट नहीं बन पाया। तो यहाँ पर क्या हुआ कि केंद्र सरकार का प्रथम प्रयास हुआ। अब यहाँ पे आपको माइंड में एक क्वेश्चन आता होगा कि गैर सरकारी बिल क्या होता है। तब यहाँ पर देखते हैं, पहले देख लेते हैं सरकारी बिल। सरकारी बिल क्या होता है कि यदि कोई मंत्री होता है तो किसी बिल को संसद में पेश करता है तो वह सरकारी बिल कहलाता है। एंड अदर हैंड वहीं देखें तो जो गैर सरकारी बिल होता है तो क्या होता है कि यदि मंत्री के अलावा संसद का कोई अन्य सदन है, अन्य सदस्य है, वो बिल पेश करता है तो उसे क्या करते हैं? गैर सरकारी बिल कहते हैं, यानी कि प्राइवेट बिल कहते हैं। तो ये दोनों फर्क है सरकारी बिल और गैर सरकारी बिल में। तो उसके बाद देखते हैं आपराधिक विधि, यानी कि दहेज भी एक क्या है? एक अपराध है। जो आपराधिक विधि है वो क्या है? समवर्ती सूची का भाग है, समवर्ती सूची का विषय है, जिसमें कुल 52 विषय हैं। अब ये समवर्ती सूची क्या है? यहाँ पे देखते हैं जो अनुसूची 7 बताई गई है, किसमें? संविधान में। तो उसमें क्या है? 3 सूचियाँ बताई गई हैं। कौन कौन सी? एक तो संघ सूची, राज्य सूची और तीसरी समवर्ती सूची। संघ सूची में क्या है कि केंद्र सरकार नियम कानून बना सकती है, उसमें जितने भी विषय हैं। उसके बाद राज्य सूची में राज्य सरकार बना सकती है। लेकिन समवर्ती सूची में क्या है कि वहाँ पर दोनों बना सकती हैं, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, ये दोनों क्या कर सकती हैं? उस पर कानून बना सकती हैं। जैसे पर्यावरण से रिलेटेड हो गया तो उसमें क्या है कि राज्य सरकार भी बना सकती है, केंद्र सरकार भी बना सकती है। तो इसी प्रकार से बहुत सारे विषय उसमें दिए गए हैं। तो इसी प्रकार से इसमें कुल 52 विषय हैं और पहला विषय इसका क्या है? आपराधिक विधि। तो ये था हमारा कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट था। उसके बाद आगे देखते हैं, आगे क्या आता है? दहेज प्रतिषेध अधिनियम। अब क्या हुआ? ये सब तो हो गए दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के पहले के थे। अब देखते हैं जो दहेज प्रतिषेध अधिनियम आया था 1961 वाला, जो अभी चल रहा है, तो उसमें क्या क्या हुआ था, कैसे आया था, ये सब देख लेते हैं। 24 अप्रैल 1959 को क्या हुआ था? कानून मंत्री जो थे, कौन थे? अशोक कुमार सेन। उस टाइम पे कौन थे कानून मंत्री? अशोक कुमार सेन थे। उनके द्वारा क्या लोकसभा में पेश किया गया था। कब? 24 अप्रैल 1959 को। जो लोकसभा में तो पास हो गया था लेकिन राज्यसभा में पास नहीं हो पाया। तब यहाँ पे क्या हुआ कि राज्यसभा में पास नहीं हो रहा था तो वहाँ पे क्या हुआ? राष्ट्रपति जो था वो क्या किया? संयुक्त अधिवेशन की बैठक बुलाई। यहाँ पर 2 अधिवेशन की बैठक हुई, संयुक्त अधिवेशन की। यहाँ पे कब कब हुई? 6 मई और 9 मई को, जिसमें क्या हुआ कि पास किया गया था किसको? दहेज प्रतिषेध अधिनियम को। अब यहाँ पे तो है 24 अप्रैल 1959, यहाँ पे है 1961। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो 6 और 9 मई
संयुक्त अधिवेशन में पास तो किया गया, लेकिन जब राष्ट्रपति की मंजूरी मिली वो कब मिली थी? 20 मई 1961 को, इसलिए यहाँ पर 1961 रहता है। अब यहाँ पर देखते हैं जो संयुक्त अधिवेशन, संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है, लेकिन उसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो उसकी अध्यक्षता करता है लोकसभा का अध्यक्ष करता है। तो यहाँ पर हुआ आपका संयुक्त अधिवेशन। और संयुक्त अधिवेशन से संबंधित जो प्रावधान दिया गया है वो कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पर दिया गया है? 108 में बताया गया है। आर्टिकल 108 में संयुक्त अधिवेशन संबंधी प्रावधान दिए गए हैं, जिसके तहत राष्ट्रपति क्या कर सकता है? संयुक्त अधिवेशन की बैठक बुला सकता है, यानी दोनों सदन के सदस्य जिसमें रहेंगे। उसके बाद क्या हुआ कि 20 मई 1961 को राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ये क्या बन गया? दहेज प्रतिषेध अधिनियम। पहले क्या था? जब तक अधिनियम नहीं बनता उसके पहले क्या होता है? एक बिल होता है जो लोकसभा राज्यसभा में पास होता है, उसके बाद राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए जाता है, जहाँ पर राष्ट्रपति हस्ताक्षर करते हैं, अपनी मंजूरी देते हैं, तो वहाँ पर क्या बन जाता है? वह अधिनियम बन जाता है। अब जैसे एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं, जैसे कैब था, एक समय बहुत ट्रेंड पे चल रहा था ये कैब, यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, लेकिन जब ये पास हो गया तो क्या कहला गया? CAA, यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। तो यहाँ पे क्या हुआ कि पहले क्या बोला जाता था? कैब, अब क्या बोला जाता है? CAA, यानी कि जब ये पास हो गया, राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई थी, यहाँ पे क्या हो गया? ये एक एक्ट बन गया था। तो ये होता है कैब और CAA फ़र्क, जैसे कि एक्ट और बिल में क्या डिफरेंस होता है, ये होता है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि 1 जुलाई 1961 से पूरे भारत में लागू हो गया। जब 20 मई 1961 को क्या हुआ कि यहाँ पे मंजूरी तो मिल गई राष्ट्रपति की, लेकिन ये लागू कब हुआ था? 1 जुलाई 1961 से पूरे भारत में, लेकिन जम्मू कश्मीर को छोड़ के। लेकिन क्या हुआ कि जब 31 अक्टूबर 2019 को केंद्र शासित प्रदेश बन गया था क्या? जम्मू और कश्मीर, उसमें 2 यूनियन टेरिटरी बन गई, लद्दाख और ये जम्मू कश्मीर। उसमें क्या हुआ कि 31 अक्टूबर 2019 से वहाँ पर भी यह लागू हो गया क्या? दहेज प्रतिषेध अधिनियम। लेकिन अभी यहाँ पर देखें जो दहेज प्रतिषेध अधिनियम है, तो उसमें अभी तक कितने संशोधन हो चुके हैं? 2 संशोधन हो चुके हैं दहेज प्रतिषेध अधिनियम में। सो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा पार्ट 1। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग लीगलाइजेशन सर।